नावेल जुनून कल्ब उजाला नाज के कलम से। किस्त नंबर 3। हसब मामूल वो अपनी चाबी का इस्तेमाल करते हुए घर के अंदर आया था। हाथ में कुछ फाइल्स, चेहरे पर दुनिया जहां का इत्मीनान और चाल में कुछ जल्दी। जाहिर है गुजरी रात के वाक़ये ने जहां उसे सोने ना दिया था, वही अब मीसम का ऑफिस न आना इसके दिमाग में कई सवालात पैदा कर गया था। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ था कि उसने फाइल्स घर मंगवाई हो। वैसे आज से पहले तो इस घर में इन दोनों और मीसम के वालिदैन के अलावा कभी कोई आया भी नहीं था, मगर कल रात तो कोई था। बकौल मीसम के कोई जरूरतमंद। अब वो जल्दी से इस जरूरतमंद के बारे में मजीद जानना चाहता था। यही वजह थी कि इसकी रफ्तार मजीद तेज हुई। वो जानता था कि यकीनन काम तो स्टडी में ही हो रहा होगा, इसलिए तेजी से लाउंज से गुजर कर वो स्टडी की तरफ जा ही रहा था कि अचानक इसके कदमों को ब्रेक लगी थी। आंखों में हैरत उतरी थी, ऐसे जैसे अपने सामने के मंजर पर उसे यकीन ही ना आ रहा हो। इसके एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोली थी, लेकिन मंजर नहीं बदला था। वो अब भी सामने ही बैठी थी। शायद वही जरूरतमंद, शायद नहीं, यकीनन उससे धोखा तो हो ही नहीं सकता था। वो वही कपड़े पहने हुई थी जो वो रात खरीद कर आया था। इसने अब कदम उसकी समत बढ़ाते थे। वो दोनों टांगे सोफे पर फैलाए हाथ में रिमोट थामे टीवी देख रही थी जब किसी की आमद पर उसने इसकी समत देखा था। सामने एक अनजान शख्स हाथ में फाइल्स लिए खड़ा, हैरत से फैली आंखों से उसे ही देख रहा था और जाने वो कौन था। मगर जो भी था, उसे इससे डर नहीं लग रहा था। इसकी आंखों में हैरत और बेयकीनी थी। शायद वो मीसम का कोई दोस्त, भाई या कजिन था। जो भी था, उसे यहां देखकर हैरान होना तो बनता ही था। इसने सीधे होने की कोशिश पर, जिसकी वजह से दर्द की लहर अलिफाटे थी। नहीं प्लीज, आप आराम से बैठें। शामिर की नजर इसके जख्मी पांव पर पड़ चुकी थी। जीख उसने गनीमत ही जानी थी। दवाई का असर था कि उसे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था, मगर पांव हिलाना उसके लिए मुश्किल था। आप कौन हैं? तजस्सुस से पूछा था। आमना ने धीमी आवाज में जवाब दिया। अब फॉर्मेलिटी पूरी की गई थी। मैं मीसम का दोस्त। हाथ में पकड़ी फाइल्स को देखा और उसका मैनेजर मुस्कुराते हुए कहा, मगर आंखों में हैरत अब भी वाज़े थी। आपको पहले कभी यहां देखा नहीं। आप कौन हैं? इसके सवाल पर वो सर झुका गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। कौन है वो? ओक, मैं मीसम से मिलने आया था। कहाँ है वो? इसे खामोश देखकर अनजान बनते हुए पूछा था। वहां एक जानिब इशारा किया था। शुक्रिया, मुस्कुरा कर कहता वो अब जल्दी से स्टड की जानिब बढ़ा, जबकि आयत शाह ने कमरे के अंदर जाने तक इसे देखा था। फिर दोबारा सामने टीवी पर गई। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी न्यूज नहीं देखी थी। देखती भी क्यों, सिवाय बुरी खबरों और टेंशन के। इसमें होता है क्या है? मगर आज जब शिद्दत से किसी बुरी खबर का इंतजार था, तो वो खबर कहीं थी ही नहीं। इसकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था।
इतने बड़े वाकये को वो लोग छुपा तो नहीं सकते, फिर कोई न्यूज़ है क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब उसे अब तक न मिला था। दूसरी जानिब स्टडरूम में आते ही उसकी नजर सामने कुर्सी पर बैठे अपने लैपटॉप में मसरूफ मीसम पर गई, जिसने इसकी आमद पर बस एक नजर ही इसे देखा और फिर दोबारा लैपटॉप की जानिब मुतवज्जे हुआ। फाइल्स ले आए तुम, प्रोफेशनल अंदाज में कहा था, अपनी मुस्कुराहट और हैरत को कुछ देर के लिए दबाते हुए। शामिर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। जी, इन फाइल्स में आपके साइन चाहिए, 2 फाइल्स इसके सामने रखते हुए कहा था। और ये नए प्रोजेक्ट की अपडेट है, उससे पढ़ लें, एक और फाइल रखते हुए कहा। मीसम ने लैपटॉप बंद किया था और सबसे पहले वो फाइल्स उठाए जिन पर साइन करने थे। मैं मिस्टर साजिद से मीटिंग हुई है। मुझे लगता है कि उनके साथ काम करना अब मजीद मुश्किल होता जा रहा है। वो बातें बहुत अच्छी करते हैं मगर काम कुछ नहीं, मीसम ने फाइल पर साइन करते हुए कहा था। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने में अभी 3 महीने हैं। इसके बाद अब चाही तो हम उसे खत्म कर सकते हैं। हमारी कंपनी को इससे कोई नुकसान। मैं भी यही सोच रहा हूँ, पहली फाइल बंद करते और दूसरे फाइल उठाते हुए कहा था। खान इंडस्ट्रीज की कोई अपडेट? सवाल किया था। कल चेयरमैन की बेटी आयत हुसैन की शादी थी। अब नई शादी हुई है तो ऑफ कोर्स कुछ दिनों बाद ही वो चेयरमैन की कुर्सी संभालेंगी। हमें मजीद इंतजार करना होगा। मुझे नहीं लगता कि वो खुदाफिज संभालेगी। फाइल बंद करके कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते कहा। हाँ, मिस्टर रजा ने बताया था कि उनकी बेटी को उनके बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो शायद डॉक्टरी पढ़ रही हैं और हॉस्टल में रहती हैं। अब मिस्टर रजा के चले जाने के बाद इतनी जल्दी शादी की वजह भी शायद यही है कि इसका शौहर ये बिजनेस संभालेगा और वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देगी। शामिर ने मजीद मालूमात दी जो कि खान इंडस्ट्रीज हर स्टाफ मेंबर की जबान पर थी, यानी जियान खान इंडस्ट्रीज का अगला वाइस चेयरमैन होगा। पापा का अंदाजा ठीक निकला, मीसम ने एक गहरी सांस लेते कहा। बिल्कुल, और अब मिस्टर रजा चाहते हैं कि हम खान इंडस्ट्रीज के साथ कोई बड़ी डील करें। नहीं, वो चाहते हैं कि मैं खान इंडस्ट्रीज के ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीद लूं। मीसम की बात पर शामिर हैरान हुआ था। ये कैसे होगा? हैरत से पूछा। मैंने यही सवाल किया था। उनके मुताबिक जियान खान कंपनी में काम तो कर सकता है मगर कंपनी चलाने की इसमें सलाहियत नहीं है। आयत हुसैन को कंपनी में दिलचस्पी नहीं और जियान उसे चला नहीं पाएगा तो खान इंडस्ट्रीज बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगी। और जब ऐसा हो रहा तो तब मैं उनके ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीद कर इस कंपनी का मालिक ही बन जाऊं। इन शॉर्ट, वो खान इंडस्ट्रीज को ओन करना चाहते हैं। मीसम ने रजा साहिब की प्लान बताई तो कुछ देर तक शामिर हैरान ही रहा था। अंकल वाकई एक बेहतरीन बिजनेसमैन हैं। इम्प्रेसो, वो वाकई मिस्टर रजा की दूर अंदेशी और प्लान से मुतासिर हुआ था। हाँ, और उन सब के दरमियान में फंस गया हूँ। मीसम के चेहरे पर वाज़े उकताहट थी। मैंने कराची में अपनी कंपनी इसलिए शुरू की कि पापा की इसमें कोई दखल अंदाजी ना हो और मैं अपने तरीके से बिजनेस करूं। मगर यहाँ भी उन्होंने मुझे बख्शा नहीं। कुर्सी से खड़े होकर चक्कर लगाते उसने बताया था। क्या अंकल ने? शामिर समझ गया था कि मिस्टर रजा ने इसे मजबूर किया है इस काम के लिए। मगर कैसे? मेरी घर में एंट्री बंद कर दी। कहने लगे,
इस घर में दोबारा कदम इस दिन रखना जिस दिन तुम खान इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर बन जाओ। इसने बाकायदा उनकी एक्टिंग की थी। मिस्टर रजा की वफात के बाद से मेरा तो वक्त ही खराब चल रहा है। एक मुसीबत से जान छूटती नहीं कि दूसरी आ जाती है। इसके अंदाज से ही इसकी उकताहट का अंदाजा लगाया जा सकता था। दूसरी मुसीबत कौन सी? वो समझ गया था कि मीसम का इशारा कहाँ है, मगर फिर भी अनजान बनते पूछा था। वही जिसे तुम बाहर देखकर आए हो, कुर्सी पर आकर बैठते हुए कहा। देख तो आया हूं, अब बता भी दो कि इस जरूरतमंद का क्या किस्सा है। चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट सजाकर कहते वो आगे झुका, जबकि मीसम ने इसे खा जाने वाली नजरों से देखा था। जहर लग रही है ये मुस्कुराहट मुझे। कोक नहीं मुस्कुरा रहा, अब बताओ भी। मुझसे और सब्र नहीं हो रहा, बेचैनी से पूछा था, जिस पर मीसम ने एक और गहरी सांस ली और अपनी गमज़दा दास्तान सुनाने लगा। व्हाट? शामिर की बुलंद आवाज पर मीसम ने दरवाजे की समत देखा। डर था कि आवाज कहीं बाहर बैठी इस जबरदस्ती की मेहमान के कानों तक न पहुंच जाए। आराम से अब शामिर की जानिब देखते हुए संजीदगी से कहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा। कोई फिल्म चल रही है क्या? शामिर अब भी हैरान था। मेरी जिंदगी किसी फिल्म से कम है क्या? बाप ने घर आने से मना कर दिया और ये जो मेरा अपना घर है, यहाँ कोई जबरदस्ती आकर बैठ गया। मुझे लगा चलो आधी रात है। इस दुल्हन के हुलिये में इस बाहर दरबदर होना खतरनाक है, तो एक रात के लिए उसे रहने देता हूं। मगर वो तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती? शामिर ने पूछा था। क्योंकि इस साइको ने यहाँ रहने के लिए खुद अपने आप को जख्मी कर दिया। तुमने वो जख्म देखा? उसने रुक कर पूछा था। शामिर ने हामी में सर हिलाया। जब मैंने इससे कहा कि मैं उसे छोड़ आता हूँ जहाँ वो कहेगी, तो वो जल्दी से टीवी देखने का बहाना करके बाहर निकल गई। फिर मुझे इसकी चीख की आवाज आई। बाहर आकर देखा तो मैडम ने अपने पांव पर गुलदान गिराया हुआ था। कहने लगी कि हाथ लग गया था मेरा। इस बार बाहर बैठी इस हस्ती की निकल उतारी गई थी। हो सकता है वाकई हाथ लग गया हो। कोई अपने आप को इतनी बुरी तरह कैसे चोट पहुंचा सकता है? शामिर ने मुस्बत सोच का मुजाहिरा किया था। गिल्दिन मेज के बिल्कुल बीच में रखा था। अगर हाथ लगता तो मेज पर भी गिरता। ज्यादा से ज्यादा फूल जमीन पर गिरते। और अगर मैं मान लूं कि चुल्लू मेज के बीच में रखे गुलदान पर इसका हाथ लग गया और वो पांव पर गिर गया, तब भी इतनी ज्यादा चोट नहीं आ सकती। साफ नजर आ रहा है कि गुलदान उठाकर मारा गया है। वो अब कुछ गुस्से में नजर आ रहा था। इसका मतलब वो सच में नहीं जाना चाहती। तुमने इससे पूछा कि वो क्यों शादी के रोज भागी है और क्यों नहीं जाना चाहती? शामिर अब सोचते हुए बोला, नहीं। तुम्हें मालूम है मुझे किसी की जातियात में कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन वो तुम्हारे घर में रह रही है और जाने कब तक रहने का इरादा रखती है। तुम्हें इससे साफ साफ बात करनी चाहिए। इससे पूछो कि वो क्यों यहाँ रहना चाहती है, बल्कि इसे कहो कि अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो तुम्हें सच बताना होगा इसे। वैसे भी हालात अच्छे नहीं। हो सकता है वो किसी गैंग से मिली हो जो लोगों के घर डाका मारते हो।
अब फिर वो किसी मकसद से यहाँ रुक रही हो। तुम्हें इस तरह बात करनी होगी तानक्का वो तुम्हें सच बताए, शामिर ने संजीदगी और समझदारी से इसे कहा था। और शायद मीसम को इसकी बात समझ भी आ गई थी। ठीक कह रहे हो तुम, मुझे साफ साफ बात करनी होगी। पर अगर उसने वाकई मुझे कुछ बता दिया तो मैं किसी लड़की को ऐसे अपने घर में नहीं रख सकता। मामा और पापा को मालूम हुआ तो मेरी जान ले लेंगे। उसे अब अपने वालिदैन का ख्याल आया तो हम उसके रहने का कोई बंदोबस्त कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि उसे यही रखा जाए। एक और हल पेश किया था। मीसम ने हामी में सर हिलाया। बात तो ठीक है, इसके होंठ मुस्कराए थे, जैसे कुछ तसल्ली हुई हो। बस इसीलिए तो मुझे पसंद हो। मशवरे अच्छे देते हो तुम, तारीफ की गई थी, जिस पर शामिर भी मुस्कुराया था। अपनी तारीफ पसंद आई थी। काश कि तुम में भी कोई खासियत होती तो मैं भी तारीफ कर सकता। कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते शरारत से कहा था। मीसम ने पहले संजीदगी से उसे घूरा और फिर एक फाइल इसकी जानिब बढ़ाई। इसकी प्रूफ रीडिंग तुम करोगे और कर्कशनस भी। और उसी के साथ शामिरों की मुस्कुराहट गायब हुई थी। पर ये काम अब का है, बास एक एक चबाते हुए कहा था। अब तुम्हारा है, हतमी अंदाज में कहते इसके लैपटॉप खोला था। अच्छा ही होता है तुम्हारे साथ। जो भी होता है, कहते साथ वो फाइल के कर वहां से निकल गया था। पीछे मीसम के होंठ मुस्कुराए थे। शामिर को तंग करने का अपना ही मजा है। इस घर में जैसे किसी सोग का समा था। शायद जश्न का होता तो कुछ ऐसा ही है। जिंदगी में रूनुमा होने वाला कोई वाक़या किसी के लिए तूफान जैसी तबाही लेकर आता है तो कहीं इसी वाक़ये से किसी की जिंदगी में सांवर जाती है। हर एक की ख्वाहिश, हर एक की खुशी अलग अलग वाक़यात से जुड़ी होती है। और बाज़ औक़ात एक ही वाक़ये से किसी की खुशी और किसी की तबाही जुड़ी होती है। वक्त हर एक को कभी खुश नहीं रहने देता। एक ही वक्त में कहीं कोई खुशी से झूम रहा होता है तो कहीं मातम बिछा होता है। कुछ ऐसी ही कहानी इस घर की भी थी। यहाँ एक तरफ अदनान साहब आयत के इस तरह शादी से चले जाने पर सदमे और दुख में थे। वहीं दूसरी तरफ शाइस्ता बेगम जिंदगी में पहली बार आयत ने किसी अमल से खुश हुई थी। वो लड़की उन्हें जाती तौर पर तो हमेशा से ही नापसंद थी। ये तो इसकी जायदाद थी जिसकी वजह से वो दिल पर पत्थर रखकर अपने इकलौते बेटे की इससे शादी कर रही थी। इस पर आयत का अचानक शादी के रोज गायब हो जाना तो जैसे उनके लिए खुशी की लहर ले आया था। कैसे ना लाता। इकलौते बेटे की शादी किए बना ही उनका मकसद जो पूरा हो रहा था। मैं सोच रही हूं कि कुछ दिनों बाद जियान को कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बेड पर बैठते हुए बात का आगाज किया था, जिस पर अदनान साहब ने चौंक कर उन्हें देखा। आयत का कुछ पता नहीं है और तुम्हें कंपनी की पड़ी है। आयत ने घर से भागने से पहले अगर हमारे और इस खानदान की इज्जत के बारे में सोचा होता तो मैं भी आपकी तरह इसके लिए परेशान होती, मगर नहीं। वो खुद गरज लड़की हमारी इज्जत पर दाग लगाकर घर से भाग गई। मेरे इकलौते बेटे के साथ इसने बेवफाई है, इसे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ऐसे में मुझे अपने बेटे की आपकी भतीजी से ज्यादा फिक्र है। वो तब गई थी। अदनान को अपने भतीजी का ही रोग लगा हुआ था।
अपने बेटे को तो वो बिल्कुल खामोश कर बैठे थे। उन्हें ये बात कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। बेवफाई। तुम्हारा बेटा इतना मजलूम नहीं है। अच्छी तरह जानता हूं कि मैं कि आयत से शादी वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का मालिक बनने के लिए कर रहा था। और अब तुम तो बहुत खुश होगी कि बना शादी के ही कंपनी मिल रही है। बदनान साहिब भी अपनी बीवी की रग रग से वाकिफ थे। कैसे ना होते। जिंदगी का इतना लंबा अरसा जो उनके साथ गुजारा था। कैसा गुजारा, ये रहने देते हैं। आपको भी खुश होना चाहिए कि इसके भाग जाने की खबर हमने कंपनी और मीडिया से छुपाकर रखी हुई है। हाँ, मुझे आयत पसंद नहीं, मगर इस घर की इज्जत मुझे आपकी भतीजी से ज्यादा प्यारी है। इसीलिए एक लफ्ज किसी के सामने नहीं निकाला मैंने। अपनी भी इज्जत रखी है और आपकी भतीजी की भी। खैर, एक गहरी सांस लेते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की थी। मैं चाहती हूं कि घर की इज्जत बची रहे, इसीलिए चाहती हूं कि कुछ दिनों बाद जियान वाइस चेयरमैन की हैसियत से कंपनी ज्वाइन कर ले। हम सबको यही बताएंगे कि आयत अपनी डॉक्टरी मुकम्मल कर रही है, और वैसे भी ये बात सब पहले से जानते हैं तो किसी को शक भी नहीं होगा। मेरी नियत चाहे जो भी हो, मगर इस घर की इज्जत इसी में है कि सब नॉर्मल नजर आए। इस बार लहजा नर्म और मीठा था। अदनान साहब ने एक नजर उन्हें देखा, फिर तकिए पर सर टुकती हुए आंखें मूंद। साफ जाहिर था कि जवाब हाँ में है। कैसे ना होता। इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। शाइस्ता बेगम के होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैली थी। किस्मत ने उनका भरपूर साथ दिया था। कम अज कम अब तक तो दिया ही था। गुजरा पूरा दिन सोफे पर बैठ के टीवी देखकर गुजारने और फिर कमरे में आकर सोने के बाद आज उसकी आंख पांव में उठने वाले दर्द पर खिली थी। नजर सामने घड़ी पर गई जो सुबह के 10 बजा रही थी। उठकर बैठने की कोशिश में दर्द की लहर पर वो सिसकी थी। इसे दर्द की दवाई लेने के लिए पहले नाश्ता करना था और नाश्ते के लिए उसे नीचे जाना था। उठकर वॉशरूम जाते हुए उसने एक नजर शीशे में खड़े हुए अपने कपड़ों को देखा। ये जोड़ा इसने कल रात से पहना हुआ था और आज का दिन भी इसी में दिन गुजारना था। और जाने कितने दिन उसने इस एक जोड़े में गुजारने थे। अब फरमाइशें तो नहीं कर सकती ना, मैं खुद कलामी करती। वो वॉशरूम में गई थी। कुछ देर बाद वो एक बार अपने लंबे काले बालों को जोड़े में पन्नों की मदद से कैद किए खिले हुए मेकअप से पाक चेहरे के साथ गले में दुपट्टा फैलाकर ओढ़े नीचे आई थी। वो जख्मी पांव लिए मुश्किल से चलती हुई किचन में आई थी। सामने का मंजर पिछली सुबह के मंजर से कुछ मुख्तलिफ न था। वो आज आम सी टी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस नाश्ता टेबल पर लगा रहा था। आप बाहर सोफे पर बैठ जाएं। आपका नाश्ता वहीं ले आता हूं मैं, इसके जख्मी पांव को देखते हुए मीसम ने आम लहजे में कहा था। नहीं, यही ठीक है, धीमी आवाज में कहती वो कुर्सी पर बैठी। जाहिर है अब वो इस शख्स से अपनी खिदमत तो नहीं करवा सकती थी जिसके घर वो जबरदस्ती रह रही थी। पाँव कैसा है अब? चाय का कप इसके सामने रखते हुए मीसम ने पूछा था। बेहतर है, बस थोड़ा दर्द है, पाँव को देखते हुए जवाब दिया। नाश्ते के बाद पेन किलर ले लीजिएगा, फिर बैंडेज भी बदलनी होगी, अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा था। जी, धीमी आवाज में कहते इसने टोस्ट का बाइट लिया था।
और अपने बारे में कुछ बताएं, आम लहजे में चाय का घूंट लेते हुए पूछा था, मगर तवज्जो मुकम्मल तौर पर इसी पर थी। क्या बताऊं, उलझते हुए पूछा। जो आप बता सकें, कांधे उचकाकर कहा। मेरा नाम आमना है। ये आप मुझे कल बता चुकी हैं, याद लाना चाहा। मैं पढ़ रही थी, धीमी आवाज में कहा। क्या पढ़ रही थी आप? एक और सवाल हुआ। कॉमर्स, हटकुत्ते हुए कहा था, जो मीसम ने शायद नोट नहीं किया था। गुड। तो कौन सा साल है? चौथा। शादी के बाद इसे जारी रखने का इरादा था या छोड़ दी? बीच में एक और सवाल हुआ था। इरादा तो जारी रखने का था, मगर वो रुकी थी। मगर आप शादी के रोज ही घर से भाग गई, मुस्कुराते लहजे में कहा था। आयत ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर सर झटक कर चाय पीने लगी। इसके इस अंदाज पर मीसम थोड़ा चौंका था। क्या मैंने कुछ गलत कहा? सवाल किया था। नहीं, सच ही तो कहा आपने। भागी तो मैं हूं। इस बार वो भी मुस्कुराई थी। मीसम ने इस मुस्कुराहट को बहुत गौर से देखा था। ये मुस्कुराहट कुछ अजीब थी। किसके लिए भागी आप? और अगले सवाल पर आयत हुसैन ने हैरत से उसे देखा था। क्या मतलब? शादी के रोज अगर कोई लड़की घर से भाग जाए तो अलिफ सीन की सिर्फ एक ही वजह होती है। वो किसी और से शादी करना चाहती है और इसी के साथ भागती है। मगर आप मुझे अकेली नजर आ रही हैं, कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते अब वो बहुत तसल्ली से इसके चेहरे के बदलते तासुरात देखते कह रहा था। लगता है आप जिसकी मोहब्बत में भागी हैं, इसने आपको धोखा दे दिया और अब अपना वापस जा सकती हैं न ही इसके पास जो अंदाजा इसने लगाया था, इसका इजहार किया था। मगर आयत हुसैन तो जैसे एक लफ्ज से आगे कुछ सुना ही ना था। मोहब्बत सरगोशी की थी, सरगोशी जो मीसम के कानों तक तो पहुंच ही चुकी थी। जी, क्या आप किसी से मोहब्बत करती हैं? सवाल हुआ था मीसम रजा की आवाज में। मगर आयत हुसैन ने इस सवाल को किसी और ही आवाज में सुना था। क्या तुम इससे मोहब्बत करने लगी हो? एक निस्वानी आवाज इसके कानों से टकराई थी। किससे? अनजान बनने की नाकाम कोशिश हुई थी। वही जिससे दिन रात बातें करती रहती हो तुम। इस बार वो आवाज शरारती थी। नन, नहीं तो हम तो बस दोस्त हैं, वो अटकी थी। अच्छा दोस्त, तो फिर इस दोस्त से मोहब्बत के जिक्र पर तुम बलश क्यों कर रही हो? शरारती आवाज ने इसकी चोरी पकड़ी थी। चुप करो तुम। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। चोरी पकड़े जाने पर वो गुड़बड़ाई थी। देखो, अब वो आवाज संजीदा होती इसके कुछ करीब हुई थी। तुम दोनों 1 साल से एक दूसरे को जानते हो और मुझे यकीन है कि ये आग लगी हुई। देखा है मैंने कि कैसे वो तुम्हारी हर फजूल सी पोस्ट पर कमेंट करके बहाने बहाने से तुमसे बात करने की कोशिश करता है, और फिर ये गुड मॉर्निंग और गुड नाइट से शुरू होते होते लंबी लंबी बातचीत और एक दूसरे से अपनी रूटीन शेयर करते करते घंटे बातें करते रहना। साफ नजर आ रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हो। कम से कम वो तो ले रहा है। निस्वानी आवाज के लहजे में यकीन था। सच में वो जैसे यकीन पुख्ता करना चाहती थी। जवाब में निस्वानी आवाज का कहकहा बुलंद हुआ था। देखा, अब मान भी लो कि तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई है,
वो इससे इकरार सुनना चाहती थी। कैसे मान लूं? मैं अलिफ सीन से कभी मिली भी नहीं हूं, कभी इसे सामने देखा भी नहीं। बस मैसेज अकाल पर बात होती है। किसी से मिले बना इससे मोहब्बत कैसे हो सकती है? इसे जैसे अपनी कैफियत पर शक सा था। बिल्कुल हो सकती है मेरी जान, जैसे तुम्हें हुई है। तुम एक काम करो, इससे मिलने का कहो। निस्वानी आवाज ने एक मशवरा दिया था। ये इसे कहना चाहिए ना, बुड़बुड़ाते हुए कहा था। कमान आयत। हो सकता है कि उसे डर हो कि अगर वो तुम्हें मिलने का कहेगा तो तुम कहीं बुरा ना मान जाओ। मैं बुरा नहीं मानूंगी, उसने जैसे जवाब दिया था। तो ये उसे बता दो ना। एक काम करो, इससे मैसेज करो और कहो कि तुम अलिफ सीन से मिलना चाहती हो। एक और मशवरा दी गया जिस पर वो गुड़बड़ाई थी। कभी नहीं, मेरी भी कोई इज्जत नफस है। मैं खुद इससे नहीं कहूंगी, कटल लहजा था। ठीक है, फिर हम उसे मजबूर कर देंगे कि वो खुद तुम्हें मिलने का कहेगा, निस्वानी आवाज ने मुस्कुराते हुए कहा था। कैसे? हैरत से पूछा। इससे मैसेज करो और बातों बातों में इससे बताओ कि तुम्हारे कजिन ने तुम्हें प्रपोज किया है। इससे क्या होगा? खोने का डर दिल में दबी मोहब्बत को जुबान तक ले आता है, मानी खेज मुस्कुराहट लिए कहा था। और आयत हुसैन ने इस मशवरे पर अमल करने का फैसला किया था। हेलो मिसामना, मीसम की आवाज और चेहरे के आगे बजती चुटकी पर वो अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आई थी। जज जीत चौंकते हुए पूछा था। अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लड़की मेरे घर में अपने जख्म का बहाना बनाकर रह रही है, आखिर वो है कौन? अब किसी अनजान पर ऐसे ये भरोसा तो नहीं किया जा सकता ना। आजकल के हालात तो अब जानती ही हैं। मीसम ने इसके खोए खोए अंदाज को नोट तो किया था, मगर अब मजीद इसकी जातियात पर वो बात नहीं करना चाहता था। ये इसकी आदत नहीं थी। जानती तो मैं भी नहीं आपको, मगर फिर भी भरोसा कर रही हूं, उसने जवाब दिया था। मीसम ने देखा आमना का कॉन्फिडेंस अब बहाल हो रहा था। आप मुझे भरोसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपके पास इसके अलावा शायद कोई ऑप्शन नहीं है, और आप इस रात गार्ड वाले वाक़ये के बाद ये समझ गई हैं कि मैं इस किस्म का इंसान नहीं जो अकेली लड़की का फायदा उठाए। और जहां तक बात मुझे न जानने की है तो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ था। आप मुझे जानने से ज्यादा मेरे घर में रहने में इंटरेस्टेड हैं। बर्तन यही छोड़ दीजिएगा। एक और तंज करता वो तेजी से किचन से निकल गया था। पीछे आयत हुसैन को एक बार फिर शर्मिंदगी ने घेरा था। वो इस शख्स के घर में 2 दिन से रह रही थी। उसने कितने सवाल किए आयत से, मगर उसने अब तक इस शख्स से इसका नाम तक नहीं पूछा था। कितनी खुद गरज हो गई हो तुम आयत। किसी के अच्छे अखलाक का फायदा भी उठा रही हो और इसमें लाताल्लुक भी बनी बैठी हो। उसने खुद को डांटा था और फैसला किया था इस शख्स के अच्छे अखलाक के बदले अच्छे अखलाक से पेश आने का। फैसला जो शायद आयत हुसैन की जिंदगी का पहला बेहतरीन फैसला था। कुछ लोग रोशनी होते हुए भी रोशनी से महरूम रहते हैं, और कुछ लोग रोशनी होते हुए भी इससे महरूम कर दिए जाते हैं। ये घर जो शहर से बाहर किसी वीराने में था, मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी से रोशन था।
मगर इसी घर की बेसमेंट इतने ही अंधेरे में डूबी हुई थी। अंधेरे में तो इस बेसमेंट में मौजूद एक वजूद भी डूबा हुआ था, और इस अंधेरे को बेसमेंट के दरवाजे से आती रोशनी से कुछ रोशन किया था। किसी ने दरवाजा खोला था। रोशनी हुई थी जो कि इस जख्मी और होश से बेगाने वजूद पर पड़ी थी। अलिफ वर फिर दरवाजा दोबारा बंद हुआ। इसी के साथ अंधेरा दोबारा छा गया था। अब किसी के भारी कदम इस वजूद के करीब आते सुनाई दे रहे थे। फिर जाने कहां से इस वजूद ने कोई बटन दबाया था और बेसमेंट की छत पर लगा वो पीला बल्ब जला था। अब वो भारी कदम एक कोने में रखे मटके के पास गए थे, जिसके ऊपर एक पानी का गिलास रखा था। इस वजूद के हाथों ने गिलास उठाया और मटके से इस गिलास में पानी भरते वो अब दोबारा इस बेहोश वजूद के पास आया था, और फिर एक झटके ठंडा पानी इस बेहोश वजूद के चेहरे पर गिरा था, जिसने इससे होश की दुनिया में वापस आने में मदद दी थी। कुक, कौन है? मम, मैं यहाँ कैसे आया? होश में आते ही जब उसे एहसास हुआ कि इसकी आंखों में पट्टी बंधी है, तो अटकुते हुए पूछा था। उठकर बैठने की कोशिश की, मगर सर की चोट में उठती टीस पर वो ससका था। कौन है? मुझे क्यों बांधा हुआ है? अपने बंधे हाथों को महसूस करते एक और सवाल किया था। वो भारी कदम अब इसके बिल्कुल करीब आए थे। संजीदा और सफाक आंखें उसे तड़पते और सवाल करते देख रही थीं। खोलो मुझे, तुम मुझे जानते नहीं हो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। खोलो। और वो अब चीखते हुए अपनी आदत के मुताबिक धमकाने लगा था। इसकी चीख इस शख्स को अच्छी लगी थी। होठों पर एक मुस्कुराहट फैली थी, जो एक लम्हे के बाद ही सिमट गई थी। फिर वो शख्स जमीन पर बैठा, इस चारा सख्ती से पकड़ते हुए इस अपने चेहरे के सामने कहा। दर्द की शिद्दत पर वो जख्मी इंसान ससका था, मगर सामने मौजूद वजूद को इसकी फिक्र ही कहाँ थी। पासवर्ड क्या है? भारी आवाज में सवाल हुआ था। कुक, कौन सा पासवर्ड? इस भारी आवाज ने ही इस जख्मी उंदीजे को डरा गया था। तुम्हारे लैपटॉप का इस शख्स ने अब अपना चारा उसके चेहरे के करीब किया। पासवर्ड क्या है? एक बार फिर सवाल दोहराया। इस बार लहजे की सर्द मेहरी और आवाज भारीपन कुछ ज्यादा ही था। नहीं बताऊंगा, खौफ से कांपते वजूद के साथ इस जख्मी शख्स ने कहा था। ओक चारा फौरन ही छोड़ा और सीधा खड़ा हुआ। तो पड़े रहूं यहां, कहते साथ ही भारी कदम अब पलटते हुए दोबारा दरवाजे की समत बढ़े थे। क्या? नहीं, मुझे खोल दो, ये पट्टी हटा दो। वो एक बार फिर चीखने लगा। भारी कदम अब तेजी से दरवाजे के पास आए और दरवाजा खोलते बाहर निकल गए। जाने से पहले वो इस बत्ती को बंद करना हरगिज नहीं भूला था। मुझे जाने दो प्लीज। रुको। पीछे इस अंधेरी बेसमेंट में वो जख्मी शख्स चीखता रह गया था। तीसरी किस्त यहाँ अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगली किस्त जल्द दी जाएगी।